मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गुनाह। गुनाह के आज के एपिसोड में हम आपके सामने एक बार फिर आपके आसपास घटी हुई गुनाह की वारदातों को लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य आपको सतर्क और सावधान करना है, जिससे कि आप अपने आसपास रहने वाले गुनहगार से बच सकें। गुनाह की यह वारदात आगरा से है। आगरा एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों और शांत गलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्हीं गलियों में छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। यह कहानी है सुरेंद्र और उसकी पत्नी रूबी की। एक ऐसा दंपति जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर रोज पनप रहा था एक तनाव, झगड़े और अनकही कड़वाहट। उस रात सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। छोटी सी बात पर कहा सुनी बहस में बदल गई और बहस ने ले लिया खतरनाक रूप। आरोप है कि गुस्से में रूबी ने अपना आपा खो दिया और सुरेंद्र पर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में एक रिश्ता खत्म हो गया और सुरेंद्र की सांसें थम गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुस्सा शांत होने के बाद अब रूबी के सामने था सबसे बड़ा सवाल, इस सच को कैसे छुपाया जाए। डर और घबराहट में उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने सुरेंद्र के घर शव को घसीटकर बाथरूम में ले गई और फिर फर्श को खोदा और उसके नीचे अपने पति को दफन कर दिया ताकि किसी को इस वारदात की भनक ना लगे। और इसके बाद ऊपर से फर्श भी बनवा दी और उसी बाथरूम में रूबी रोजाना नहाती भी थी 45 दिनों तक। जी हाँ, 45 दिनों तक उसने अपने घर वालों को गुमराह किया, पति के गायब होने पर रोने का नाटक किया। दिन बीतते गए और ये राज उसी घर की दीवारों में कैद रहा। रूबी सामान्य जिंदगी जीने का दिखावा करती रही, लेकिन सच धीरे धीरे बाहर आने का रास्ता तलाश रहा था। करीब 45 दिन बाद इस खौफनाक राज से पर्दा उठना शुरू हुआ। सुरेंद्र आखिर कहां चला गया? उसकी कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है? परिवार और पड़ोसियों को शक होना शुरू हो गया। महिला के जेठ को उसके व्यवहार से पहले ही शक हो गया था। उसने रूबी से कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो वो बता दे, वो उसका साथ देगी। इसके बाद रूबी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जेठ ने पुलिस को इस पूरी वारदात की सूचना दी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही बाथरूम की फर्श तोड़ी गई, वहां का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। फर्श के नीचे दफन था सुरेंद्र का शव, जो रूबी का पति था, और उसके साथ दफन था एक रिश्ते का खौफनाक अंत। पुलिस ने रूबी को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ शुरू की तो पहले तो वो इधर उधर की बातें बताती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो ज्यादा देर नहीं टिक सकी और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महिला ने पुलिस को बताया कि मेरा पति शराब पीकर मेरे साथ रोज मारपीट करता था और इसी वजह से मैंने खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई और बाद में उसे बाथरूम में गड्ढा खोदकर छुपा दिया और बाथरूम में बाद में फर्श बनवा दी, जिससे किसी को यह शक ना हो। एक छोटी सी बहस, 45 दिनों तक छुपा एक राज और एक पल का गुस्सा जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उस गुस्से की कहानी है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो रिश्तों का ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी दफन कर देता है। और आगरा की यह घटना आज भी लोगों के दिलों में डर और सवाल छोड़ गई। क्या एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी खत्म करने के लिए काफी है? तो देखा आपने कि किस तरह से रूबी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने पति की पहले हत्या की, फिर उसके शव को बाथरूम में दफन किया और 45 दिनों तक वो वहीं पर मौजूद रही, उसी बाथरूम में वो नहाती रही, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब उसका डर ज्यादा बढ़ा तो उसने अपना जुर्म अपने जेठ के सामने कबूल किया। इस तरह रूबी के गुस्से ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां शायद उसने जाने का कभी सोचा ही नहीं था, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। गुनाह की यह वारदात उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है।
यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस खतरनाक सोच की है जहां एक तरफा प्यार और जुनून इंसान को हैवान बना देता है। आरोप है कि जिस लड़की के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे उसी की शादी कहीं और तय होने की खबर ने एक युवक को इस कदर बौखला दिया कि उसने मौत की पूरी साजिश रच डाली। पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के बहाने बुलाया और भरोसे का फायदा उठाया और फिर दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को मक्के के खेत में फेंक दिया और खुद फरार हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यह दिल दहला देने वाली घटना बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के रामपुर टाटा गांव की है। 17 साल की शिवानी शनिवार की सुबह घर से यह कह के निकली थी कि उसे कॉलेज जाकर टीसी लेनी है। घर वालों ने भी उसे रोज की तरह विदा किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी विदाई साबित होगी। शाम ढल गई, रात होने लगी, लेकिन शिवानी घर नहीं लौटी। परिजनों की बेचैनी बढ़ती गई। रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के गांवों में तलाश शुरू हुई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद गांव के बाहर मक्के के खेत में एक युवती का शव पड़ा होने की सूचना मिली। तब परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खसक गई। खेत में पड़ा शव किसी और का नहीं बल्कि शिवानी का था। पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ सामने आया। पुलिस के अनुसार गांव का रहने वाला जुगेंद्र शिवानी से प्रेम करता था और आरोप है कि जब उसे पता चला कि शिवानी की शादी किसी और युवक से तय हो गई है तो वह बुरी तरह नाराज हो गया। उसने शिवानी को मिलने के लिए बुलाया। शिवानी उससे मिलने पहुंची क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उसका प्रेमी है, लेकिन उसे जरा भी इस बात का अंदाज नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से और जुनून में आकर जुगेंद्र ने शिवानी के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और जब उसकी मौत हो गई तो आरोपी ने शव को मक्के के खेत में फेंक दिया ताकि इस वारदात को छुपाया जा सके और किसी को उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया और आखिरकार शक की सुई जुगेंद्र पर जाकर टिक गई। पुलिस ने जुगेंद्र को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की और उसने पूछताछ के बाद यह पूरा मामला खुलकर सामने आया और जुगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जुगेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने जुगेंद्र के पिता की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि इस वारदात में आरोपी के साथ उसके पिता की भी संलिप्तता हो सकती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी हर पहलू पर निष्पक्ष जांच की जा रही है और यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ परिवार अपनी बेटी को खोने के गम में डूबा है तो दूसरी तरफ पूरा गांव इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि आखिर प्यार का दावा करने वाला कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी की जान कैसे ले सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई अब पुलिस की जांच और अदालत के सामने ही होगी। तो देखा आपने कि किस तरह जुगेंद्र शिवानी से प्यार तो करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि शिवानी की शादी कहीं और हो रही है तो उसने शिवानी की हत्या कर दी। आजकल इस तरह की तमाम वारदातें सामने आ रही हैं। हालांकि इस मामले में भी वही हुआ जो हर केस में होता आया है, यानी कि जुगेंद्र इस हत्याकांड में बच नहीं सका और वो भी वहीं पहुंच गया जहां था उसका असली ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे। गुनाह की यह वारदात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई है। सिर्फ एक हत्या की वारदात नहीं है, बल्कि यह उस दर्द, उस गुस्से और उस घुटन की कहानी है जो सालों तक अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर एक दिन यह भड़क उठी। मालवा थाना क्षेत्र का तारापुर और साल गांव, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन एक घर के अंदर हर दिन एक नई जंग लड़ी जा रही थी। यह कहानी है विनीता की और उसके पति अवधेश उर्फ पवन की। एक ऐसा रिश्ता
जहां प्यार की जगह ले ली थी शराब ने, मारपीट ने और अपमान ने। अवधेश शराब का आदी था और नशे में आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था और हर दिन का अपमान विनीता की जिंदगी जैसे एक अंतहीन सदा बन चुकी थी। और घटना वाले दिन एक बार फिर वही सिलसिला दोहराया गया। अवधेश शराब के लिए घर आया। अवधेश ने शराब के लिए विनीता से 100 रुपए मांगे। विनीता के पास पैसे नहीं थे। किसी तरह उसने 20 रुपए दिए जो उसने बचा के रखे थे। लेकिन यह बात अवधेश को नागवार गुजरी। गुस्से में उसने घर का सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, बैटरी लाइट पटक दी और खाना भी फेंक दिया। घर में चीख पुकार मच गई, डर और बेबसी का माहौल बन गया। विनीता ने हालात संभालने की कोशिश की। पड़ोस से 50 रुपए उसने उधार लिए और किसी तरह घर में और पैसे जो रखे थे उसे जोड़ा और 100 रुपए पूरे करके पति को दे दिए। लेकिन इससे क्या हालात सुधरे? नहीं। शाम ढली, रात के अंधेरे के साथ, और वापस लौटा वही खौफ। अवधेश शराब पीकर घर आया और फिर हुआ वही अपमान का सिलसिला। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। विनीता के अंदर गुस्सा जमा हो चुका था। अब वो चुप रहने को तैयार नहीं थी। रात गहराती गई और कुछ देर में अवधेश नशे में चूर होकर सो गया। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान उठ चुका था। विनीता ने पहले से पेट्रोल की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि आज उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। विनीता ने पेट्रोल उठाया। एक क्षण के लिए शायद उसने सोचा होगा, शायद वो रुकी भी होगी, लेकिन फिर उसने सोते हुए पति पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। और कुछ ही पलों में लपटों ने पूरे कमरे को घेर लिया। चीख पुकार का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही अवधेश की दर्दनाक मौत हो गई। और सुबह होते ही गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई हैरान था कि क्या कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई और शक की सुई सीधे विनीता पर आकर टिक गई। पूछताछ में विनीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो रोज रोज की मारपीट, गाली और अपमान से तंग आ चुकी थी और उसी दर्द ने उसे ये खौफनाक कदम उठाने को मजबूर कर दिया। हमारे सामने जो महिला है, ये वही विनीता है जो रोज अपमान सहती थी और गुस्से में आकर उसने अपने पति को जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और अब वो सलाखों के पीछे है। लेकिन इस कहानी के साथ कुछ सवाल अब भी खड़े हैं। क्या ये सिर्फ एक हत्या है या फिर एक ऐसी औरत की चीख जिसे किसी ने नहीं सुना? क्या अगर वक्त रहते किसी ने इस दर्द को समझा होता तो ये आग भड़कती, या फिर ये अंजाम पहले से तय था? गुनाह के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है, जहां स्मार्ट ग्रो नाम की एक कथित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए करीब 1,06,09,000 रुपए की सुनियोजित ठगी की गई। इस खबर को देखने के बाद पीड़ितों ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से उन्हें ठगा गया। पीड़ितों ने बताया कि अनुराग प्रताप सिंह, आरती जायसवाल, राजीव जायसवाल और दीप्ति माला सिंह ने श्रेष्ठ विहार इंफ्रा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और बाद में स्मार्ट ग्रो प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश का लालच दिया। पहले आप इस शख्स को देखिए, ये अनुराग प्रताप सिंह है। अनुराग प्रताप सिंह, इसी को पूरी ठगी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आप भी सुनिए ठगी के शिकार लोगों ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसका नाम अनुराग प्रताप सिंह है, ये रियल एस्टेट के उस पर काम करता था और एक कंपनी भी चलाता था स्मार्ट ग्रो के नाम से, जिससे कहता था कि हम आप लोगों को उसके बदले जमीन देंगे, आप लोग इसमें पैसा लगाइए। तो हम लोगों ने पैसे लगाए। तो उसके बाद जब हम लोगों का पैसा पूरा हो गया तो हमने कहा सर आप हम लोगों को पैसा करवा दीजिए या जमीन दिलवा दीजिए। तो उसने कहा भी नहीं, मैं बाहर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, वहां से आऊंगा, आप लोगों को जमीन करवा दूंगा। फिर जब वहां से आने के बाद हम लोगों ने कॉल किया, फोन किया, तो उनको तो ये कॉल उठाना बंद कर दिए
तो हम लोगों को शक हुआ, तो हमने मैसेज लिख के डाला कि सर आप कॉल उठाइए, हम लोगों को बिलिंग करवाइए, नहीं तो हम आपके नाम से FIR कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसने बोला आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए, मैं ना ही जमीन दूंगा ना ही पैसे दूंगा। और ऐसे ही हम लोगों को वो करने लगे। फिर हम लोगों ने कुछ दिन के बाद इनके नाम से एक FIR भी डाली यहाँ थाना सायरपुर में। तो वहां से भी कुछ नहीं हुआ, वहां भी पैसे पुलिस वालों ने पैसे खा के बैठ गए, फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से भी अभी भी ये खुला ऐसे ही घूम रहा है, इसके नाम से कोई ना ही कार्रवाई है ना ही कुछ। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों के साथ इसने गलत किया, कि ना जाने कितने लोगों को इसने टारगेट किया, ना जाने कितने घर इसने बर्बाद कर दिए हैं। 3 महीना पहले व्हाट्सएप मैसेज में 5 लाख इन्वेस्टमेंट करे तो इंटरेस्ट 40,000 देते। जब मैं इन्वेस्टमेंट करता बोले तो शेष विहार इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एड्रेस दिए, तो फोन में क्या कर लेता करके किनको बोल लेता बोलू करके बोल रहे, धमकी दे रहे। मेरा मेहनत का कमाई पूरा चले गया, अभी मैं मानसिक बीमार हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे मेरा पैसा वापस कर। ये व्यक्ति जो ये आप फोटो में देख रहे हैं, अनुराग प्रताप सिंह नाम है, और ये बहुत से लोगों को इसने फ्रॉड किया है। हम लोगों के साथ भी इसने फ्रॉड किया। इसने रियल एस्टेट के नाम पे हम लोगों से पैसा लिया और उसके बाद इसने अपनी एक कंपनी बनाई। कंपनी बना के इसने उसका प्लान बताया कि हम आपको उसका इंटरेस्ट भी देंगे और 10 लाख पे आपको एक जमीन गारंटी के रूप में देंगे। अगर हम 10 लाख नहीं दे पाए तो हम आपको जमीन देंगे। तो इसी बेस पे हमने इसको पैसा दिया। फिर इसके साथ ये मैडम आती थी अंकिता जायसवाल, इन्होंने भी आई और ये कैश में भी पैसा लेके गई। और उसके बाद ये दोनों लोग साथ में आते थे, इन लोगों ने फ्रॉड किया। इन्होंने 2 महीने पैसे दिए। उसके बाद जब हम लोगों ने बोला जो आप जमीन के नाम पे आपने पैसा लिया वो जमीन हम लोगों को दीजिए, उसके कागज दीजिए, तो उसके बाद ये आनाकानी करने लगे। इन्होंने और लोगों का भी पैसा लगवा लिया इसी तरीके से, और जिनका पैसा लगा है वो हम लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। और इन्होंने जिस अकाउंट में ट्रांसफर करवाया वो शेष विहार नाम की एक कंपनी है, उसके भी जो ओनर है वो भी हम लोगों से ऐसे मतलब बिहेव कर रहे हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं है। उसके बाद जिन्होंने हम लोगों के थ्रू लगाया जमीन के नाम पे पैसा और इंटरेस्ट के नाम पे पैसा, तो वो लोग हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। और बल्कि हम लोगों के अकाउंट में पैसा गया नहीं है, इसने बहुत ही चालाकी से अपने अकाउंट में पैसा नहीं लिया और शेष विहार नाम की कंपनी में पैसा करवाया। फिर इसने जो इंटरेस्ट भी दिया उसी कंपनी के थ्रू दिया जिसमें कि ये फंसे ना। लेकिन इसने बहुत ही चालाकी से ये सारा काम किया। ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि इसको कोई डर नहीं है। ये साफ बोल देता है कि आप मेरे नाम FIR कर दो, कोर्ट कचहरी कर लूंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता। शायद ये बहुत ही इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि शायद हम लोग इसके उसमें फंस चुके हैं, हम लोगों का बहुत लॉस हो गया है। जिनका पैसा लगा है वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो सुना आपने पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। तस्वीरों में दिख रहा ढेर सारी माला पहने हुए, आंखों में महंगा चश्मा लगाए हुए ये वही शख्स है जिसने तमाम लोगों को निवेश का झांसा देकर ठगा है। शुरुआत में निवेशकों को जमीन प्लॉट में निवेश के नाम पर जोड़ा गया, उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी रकम, उनका पैसा 25 महीने में सुरक्षित वापस हो जाएगा और हर महीने 7 से 8% तक उनको रिटर्न मिलेगा। लालच और भरोसे के इस जाल में फंसकर लोगों ने लाखों रुपए निवेश कर दिए। शुरुआती महीनों में आरोपियों ने कुछ भुगतान भी किया ताकि लोगों को विश्वास हो जाए, विश्वास और मजबूत हो जाए। लेकिन जब करोड़ों रुपए का निवेश हो गया तब मार्च 2026 के बाद अचानक सभी भुगतान बंद कर दिए गए और बाद में इस ठग ने टाटा बाय बाय का मैसेज सबको भेजा और गायब हो गया। तो देखा आपने कि किस तरह से ऊंचे रिटर्न का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता है और फिर उनकी गाढ़ी कमाई लूटकर जालसाज फरार हो जाते हैं। हालांकि अभी तक पीड़ितों की कोई FIR दर्ज नहीं हुई। पीड़ित अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कब करती है, या फिर ये जालसाज किसी नए शहर में अपने नए शिकार की तलाश में
निकल जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से इस जालसाज ने निवेश का लालच देकर, पैसों का ज्यादा रिटर्न देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और अब लोग परेशान हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम जालसाजी के मामले पहले भी आ सके हैं कि ज्यादा लालच में लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और फिर जो इन्वेस्ट कराता है वो धीरे से भाग जाता है। फिलहाल इसके खिलाफ भी बहुत जल्द ही पुलिस कार्रवाई करेगी। गुनाह की आज की वारदात में यहीं तक। तो देखा आपने कि किस तरह से गुनहगार कोई और नहीं, आपके भरोसे का लाभ उठाकर आपके आसपास ही रहने वाला कोई ना कोई निकला। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुनहगार की कोई शक्ल नहीं होती, वो आसपास का रहने वाला ही व्यक्ति हो सकता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए और बचे रहिए अपने आसपास रहने वाले गुनहगार से। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज की खबर।